वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 8 है उसका मॉडल पेपर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और साथ में क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद हम क्या है जो क्लास 9th है उसका साइंस और मैथ्स भी इसी चैनल पे शुरू करेंगे। तो आप चाहो तो अपने समर वैकेशन में या फिर चाहो तो बाद में आपको जब भी टाइम मिले तो वहाँ से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका मॉडल पेपर 1 का पार्ट 8। तो इस पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, सेशन ए बी सी तीनों कंप्लीट करेंगे एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, ओके, स्मॉल पॉक्स माता वगैरह आ जाती है तो उसकी वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? तो इसमें आंसर आएगा एडवर्ड जीनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द बुक दैट keeps record of all endangered species is called, okay, endangered species का मतलब होता है जो जिनका पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया है, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो क्या होगा, टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब दुनिया से गायब हो जाएगी। तो वो बुक है रेड डाटा बुक। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if an electric current is passed through a copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इट इज नॉट सर्टेन विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी द कॉपर इज डिपॉजिट ऑन, ओके। तो कॉपर है ना, कौन से टर्मिनल पे जाके स्टोर होगा? तो देखो इसका आंसर है ना, इसके स्ट्रक्चर में होता है। देखो कॉपर है ना Cu+ में ब्रेक होता है और ये होता है SO4-2 में, और कॉपर होता है +2 में ब्रेक होता है। क्लियर, तो सीधी सी बात है, प्लस वाला जाएगा तो माइनस की साइड, नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, और जो माइनस वाला है वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्लियर, तो जो भी हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं। क्लियर, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस पूरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है और ये हमने एक बैटरी कनेक्ट की। क्लियर, तो बैटरी का ये बड़ा वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, छोटा वाला होता है नेगेटिव। तो एक नेगेटिव को एक टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये वाला हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और पॉजिटिव से हमने एक को कनेक्ट किया तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर, अब ये पूछ रहा है कि कॉपर है ना कौन से टर्मिनल पे जाएगा। अब कॉपर पॉजिटिव होता है तो ये भागेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ओके। तो जो भी कॉपर है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे आके स्टोर हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे देखो, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, okay, एक ग्लास की रोड है उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो what charge is generated on the rod, तो रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव चार्ज आता है रोड के ऊपर। क्लियर, नेक्स्ट है, व्हाट प्रिंसिपल डज ए वैक्सीन वर्क ऑन, वैक्सीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इम्यूनाइजिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग डेड और इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक डेड या इनएक्टिव वायरस डाला जाता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो वो डेड वायरस डालने से वो वायरस क्या है, हमारी बॉडी को हार्म तो नहीं पहुंचाता लेकिन हमारी बॉडी है ना प्रिपेयर हो जाती है उस वायरस से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, फ्यूल की क्लोरिफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? तो इसका होता है किलोजूल पर केजी, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज फॉर्म एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करते टाइम एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो देखो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। दो इलेक्ट्रोड लग रहे हैं हमारे, ओके, एक बैटरी लगा दो यहाँ पर। क्लियर, अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया वो हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके। और पॉजिटिव को एनोड भी बोलते हैं, ओके। और जो नेगेटिव आप जहाँ पे कनेक्ट करोगे वो हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव को कैथोड भी बोलते हैं, ओके। तो अब ये पूछ रहा है कि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कहाँ पर विच गैस फॉर्म एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे गैस कैसे बनेगी? तो देखो जो भी हमारा वाटर होता है, क्लियर, तो वाटर क्या है कि दो तरह से ब्रेक होता है, एक तो H+ में और एक O, जो ऑक्सीजन है वो माइनस में ब्रेक होता है। क्लियर, तो ये H+ है तो ये जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की साइड, ओके। तो H तो हाइड्रोजन तो नेगेटिव टर्मिनल पे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड से, और ऑक्सीजन माइनस है तो ये जाएगा पॉजिटिव पे, है ना। तो एनोड से कौन सी गैस निकलेगी हमारी? ऑक्सीजन,
और कैथोड से निकलेगी हाइड्रोजन। तो ये यही पूछ रहा है भाई एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पे निकलेगी ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विदाउट ए फ्लेम, कि विदाउट फ्लेम कौन बर्न होगा। तो आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी पिछले मॉडल पेपर में कि जो वेपर होता है, जो फ्यूल वेपर बन के बर्न हो सकता है, वेपर बन के बर्न होता है, वो तो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और जो फ्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होता वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चारकोल। ओके, चारकोल है जो विदाउट फ्लेम बर्न होता है, क्योंकि वेपराइज नहीं होता चारकोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ से बच्चों आपका सेशन भी स्टार्ट हो गया। अब देखो इसमें क्या है, फुल फॉर्म पूछा है, सीएनजी और एलपीजी का इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है बच्चों, पता होना चाहिए है ना। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है। क्लियर। आपको है ना अमीबा में बाइनरी फ्यूजन समझाना है बाय डायग्राम। तो ये आपकी बुक का डायग्राम है सीधा। ओके, तो इसकी आप बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये आपको बनाना है। और हाँ, ये लेबल करना जरूरी होता है, ये लिखने भी जरूरी होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेशन बी का क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ साइलो। साइलो से आप क्या समझते हो। तो देखो बच्चों, साइलोस का मतलब होता है स्टोरेज, लेकिन बहुत बड़े बड़े, ऑन ए लार्ज स्केल। क्लियर। जैसे हमारे गेहूं वगैरह कटते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, छोटी छोटी बोरियों में पैक करके भर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट वगैरह होती है, बड़े बड़े किसान होते हैं ना, तो ये अपना इतना सारा जो भी ग्रेन्स वगैरह है, गेहूं वगैरह है, अनाज, इसे कहाँ स्टोर करेंगे, बड़ी बड़ी जगह पे स्टोर करते हैं, तो उनको साइलो बोलते हैं। यहाँ एक डायग्राम में आप एक साइलो का इमेज देख सकते हो। ठीक है, देखो घर कितने छोटे हैं और ये साइलो कितना बड़ा है। क्लियर। तो ये सब होता है। तो देखो, ए साइलो इज ए टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। टॉल मतलब काफी बड़ा होता है, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसे शेप का होता है। यूज टू स्टोर ग्रेन एंड एनिमल फूडर। ठीक है। तो ग्रेन मतलब आपके अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज होता है, एनिमल फूडर मतलब जानवरों से मिलने वाला फूड वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड मटेरियल फ्रॉम मॉइस्चर। तो साइलो के अंदर क्या होता है, जो भी ग्रेन हम स्टोर करेंगे वो उस मॉइस्चर से खराब नहीं होता। और किस किस से बचाव होता है साइलो के अंदर, इंसेक्ट्स एंड स्पॉइलेज, मतलब खाना खराब नहीं होता और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। ठीक है, आगे देखो, साइलेज आर कॉमनली यूज ऑन फार्म टू कीप फूड सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो साइलोस का यूज ऐसे फार्म में किया जाता है जहां पर खाने को काफी लंबे टाइम के लिए सेफ रखना होता है। तो ये हो गया आपका साइलो। आगे चलो, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स और हाउ इट इज वर्क। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो देखो सीधी सी बात है, जहाँ पे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। एक बार डेफिनेशन देख लो, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर उस मोशन का कोई अपोज कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, तो वही क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। व्हेन इट्स मूव ओवर अनदर सरफेस। ओके, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, क्लियर, किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो एक फोर्स होता है जो क्या करता है, इसके मोशन का अपोज करता है, वही होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर। आगे देखो, इट इज वर्क ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। जहां पे भी दो सरफेस का कॉन्टैक्ट होगा, दो सरफेस आपस में टच करेगी, वहां पर 100% फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस गेट इंटरलॉक्ड एंड प्रोड्यूस फ्रिक्शन। और जो दो सरफेस होती है, अगर इन्हें बड़ा करके देखोगे, जैसे कोई सरफेस प्लेन नजर आ रही है, लेकिन इसे काफी आप बड़ा करके देखोगे तो उसमें आपको काफी ऐसे इरेगुलरिटीज नजर आएगी। क्लियर। तो ये इनरेगुलरिटीज क्या करती है, आपस में ज्वाइन हो जाती है, आपस में इंटरलॉक होके क्या करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है। इट ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में बच्चों क्या है, पहले फॉसिल फ्यूल पूछा है आपसे। तो फॉसिल फ्यूल, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, ये सी से मैच हो जाएगा। इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कभी खत्म ना हो, तो सनलाइट ये कभी खत्म नहीं होगा और नेचुरल भी है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो जाए, तो वो फॉरेस्ट है, अगर ज़्यादा काटोगे तो खत्म हो जाएंगे। अब ब्लैक गोल्ड, ये किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर का ही होता है जब धरती से पहली बार निकलता है। तो आगे देखते हैं, explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in a field। ओके, तो आपकी सॉइल कैसे इफेक्ट होती है जब आप क्या करोगे, एक ही खेत में बार बार क्या करोगे, एक ही टाइप की फसलें लगाते रहोगे, वो इसने पूछा है।
तो देखो क्या होता है बच्चों, व्हेन द सेम क्रॉप इज ग्रोन कंटिन्यूसली इन अ फील्ड, जब एक ही खेत में आप है ना सेम टाइप की फसल बार बार लगाओगे, सेम टाइप की क्रॉप बार बार लगाओगे, गेहूं लगा दिया उसके बाद फिर से गेहूं लगा दिया, फिर से गेहूं लगा दिया, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, इट यूजेस द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल अगेन एंड अगेन। तो वो सेम टाइप की क्रॉप्स क्या करेगी, वो सेम टाइप का न्यूट्रिशन है वो बार बार सॉइल से एब्जॉर्व करती रहेगी, एब्जॉर्व करती रहेगी। तो एज ए रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या होगा उसका, those nutrients get reduced and soil become less fertile, तो वो nutrients है ना काफ़ी कम हो जाएंगे और आपकी soil है ना उसकी fertility भी कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक मतलब कमी, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप डिक्रीज, है ना, ग्रोथ मतलब फसलों का बढ़ना और यील्ड मतलब होता है फसलों की उपज, है ना, तो जो आपकी ग्रोथ हो रही थी और जो फसलों की उपज पैदावार हो रही थी वो सब भी कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देयर फॉर कंटिन्यूस प्लांटेशन विदाउट क्रॉप रोटेशन, है ना, तो आप विदाउट क्रॉप रोटेशन सेम टाइप की क्रॉप बार बार लगाओगे और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल वीक एंड लूज प्रोडक्टिव, तो इससे आपकी है ना मिट्टी क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और आपकी सॉइल काफ़ी वीक हो जाएगी। क्लियर। अब आगे देखते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कज पोल्यूशन, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल है ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी फ्यूल बनता है वो फॉसिल फ्यूल होता है बच्चों, और फॉसिल फ्यूल को जलाने से पोल्यूशन होता है एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, और काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी निकलते हैं। तो आपको उनमें से कोई भी चार बताना है, एक्सप्लेन एनी फोर। तो देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, विच इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो ये तो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, विच इज ए पॉइजनस गैस एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना एक जहरीली गैस होती है और इंसान के लिए बहुत नुकसान है। नेक्स्ट देखो, इट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के काफ़ी सारे ऑक्साइड होते हैं बच्चों, NO2 NO3, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, विच कज एसिड रेन, और ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो, जब भी आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो इट प्रोड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल पार्टिकल, तो इनकी वजह से काफ़ी सारा धुआं प्रोड्यूस होता है और काफ़ी सारे हार्मफुल पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, विच कज एयर पोल्यूशन, अब जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा। अब एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, एंड रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने से संबंधित बीमारियां आपको होगी, जैसे कि अस्थमा वगैरह हो जाता है लोगों को। क्लियर, तो ये सारे नुकसान होते हैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, और आपको सही से समझ में आ रहा है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देना। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगे, तो सीधी सी बात है, इट मेक आवर मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्गर, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी बोन वगैरह स्ट्रॉन्ग होगी, बोन मतलब हड्डियाँ। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूवमेंट होता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूवमेंट होता है। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, तो बच्चों एक्सरसाइज करो, है ना, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और सुबह सुबह टाइम पे आ जाएगी आपको। नेक्स्ट देखो, इट इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड एनर्जी, तो कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा भागते थक जाते हैं, ज़्यादा भागा नहीं जाता, सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, तो बच्चों क्या करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप जल्दी से थकोगे नहीं फिर। आगे देखो, इट ऑल्सो केप्ट आवर माइंड फ्रेश एंड रिड्यूस स्ट्रेस, ओके, तो आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, तो बच्चों जाके एक्सरसाइज करो, आपका रिड्यूस भी कम होगा, सॉरी आपका स्ट्रेस भी कम होगा और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। क्लियर, तो एक्सरसाइज करने के बच्चों बहुत फायदे, डेली किया करो। नेक्स्ट देखो, वाई टीनेजर्स शूडंट यूज ड्रग्स, टीनेजर्स मतलब 12-13 साल से और या 18-19 साल तक के बच्चे, इनको ड्रग्स की यूज नहीं करना चाहिए। तो देखो, ड्रग्स कैन डैमेज द ब्रेन एंड अदर बॉडी ऑर्गन, तो एक ड्रग्स से है ना आपका ब्रेन दिमाग खराब होता है, डैमेज होता है, और आपके काफ़ी सारे बॉडी ऑर्गन्स है वो भी खराब हो जाते हैं। दे कैन कज एडिक्शन एंड मेंटल प्रॉब्लम, तो एक ड्रग्स से आपको क्या है, लत लग सकती है उन्हें बार बार लेने की, और आपको काफ़ी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट अफेक्ट सुसाइड एंड इट अफेक्ट
स्टडीज एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई पे भी असर डालता है और आपके बिहेवियर वगैरह पे भी असर डालता है। हो सकता है अच्छा खासा इंसान चिड़चिड़ा हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट देखो, इट कैन ऑल्सो स्पॉइल देयर फ्यूचर एंड कैरियर। तो ड्रग्स अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो बच्चों आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है, कैरियर भी खराब हो सकता है। तो ठीक है, ड्रग्स से बचना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, क्लियर। व्हाट हैपन्स इफ ए प्लास्टिक स्ट्रॉ इज कट एंड वन पार्ट ऑफ इट इज रब्ड अगेंस्ट ए शीट ऑफ पेपर। तो ये खैर एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है, जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें एक नली आती है ऐसे प्लास्टिक स्ट्रॉ। इसको बीच में से कट कर दो तो बच्चों इसके दो पार्ट हो जाएंगे, 1 और 2, क्लियर। अब क्या कह रहा है, एक पार्ट को है ना एक कागज से रब करो, एक कागज के ऊपर रगड़ो, ठीक है। फिर क्या होगा, एंड देन इट इज ब्रॉट नियर द अदर पार्ट ऑफ स्ट्रॉ। फिर ये इस वाले पार्ट को जिसको आपने पेपर से रब किया उसको दूसरे पार्ट के पास लाओ, तो क्या होगा, है ना, वो चीज एक्सप्लेन करनी है। तो देखो, व्हेन वन पार्ट ऑफ द प्लास्टिक स्ट्रॉ इज रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो प्लास्टिक की स्ट्रॉ को जब हम पेपर की शीट से रब करते हैं, रगड़ेंगे, इट बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो वो प्लास्टिक स्ट्रॉ है ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। ओके, फिर क्या होता है, व्हेन दिस चार्ज पार्ट इज ब्रॉट नियर द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रॉ। तो ये जो चार्ज वाली स्ट्रॉ है इसको हम दूसरी स्ट्रॉ के पास लाएंगे तो क्या होगा, दूसरी स्ट्रॉ न्यूट्रल है क्योंकि हमने उसे अभी तक कागज से नहीं रगड़ा है। तो अट्रैक्शन टेक प्लेस, तो क्या होगा, दोनों ट्यूब्स के अंदर अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे को पास पास खींचेगी। दिस इज हैपन्स बिकॉज द चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है ना वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। और क्यों करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 17 का सेकंड आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय कन्वर्टिंग इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार बार आ रहा है आपके मॉडल पेपर में भी, इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना इसे, है ना। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल देके दिखाओ। देखो सीधा से समझ लो, एक बॉक्स रखा है, क्लियर, ये सरफेस है, और ये एक दूसरा बॉक्स रखा है, इसके नीचे मैंने थोड़े रोलर्स लगा दिए, क्लियर, और ये सरफेस है। तो जब आप इसको फोर्स लगाओगे, इस पे धक्का दोगे, तो ये क्या करेगा, नीचे वाली सरफेस पे स्लाइड होगा, तो यहाँ पे स्लाइड फ्रिक्शन काम करेगा, क्लियर। अब ये दूसरा बॉक्स है, अगर आप इसे धक्का दोगे, क्लियर, फोर्स लगा के, तो क्या होता है कि ये रोल करेगा। रोल करने से आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर रोलर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, क्लियर। तो ये यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो अब इसे थोड़ा और यहाँ समझ लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। सीधी सी बात है भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, रोलिंग फ्रिक्शन में आपको कम दम लगाना पड़ेगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ओके, सो व्हेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज चेंज इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइड फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, रोलर लगा के रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है कम हो जाता है, क्लियर, और उससे हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। आगे देखो, एक एग्जांपल देख लो, हैवी मशीन आर प्लेस ऑन व्हील और रोलर। तो जो भी भारी भारी मशीन होती है ना उन्हें टायरों के ऊपर या रोलर्स के ऊपर रखा जाता है। ओके, द व्हील्स रोल इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड। व्हील्स क्या करते हैं, ग्राउंड पे स्लाइड नहीं होते, फिसलते नहीं है, ग्राउंड पे रोल करते हैं, मतलब गुड़ते हैं, ठीक है। सो लेस फ्रिक्शन इज नीडेड टू मूव देम। सॉरी, ये फोर्स है, सो लेस फोर्स इज नीडेड टू मूव देम। तो आपको क्या है, जो भी रोल कर रहा है उसको मूव कराने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कम ताकत लगानी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ इट इज वर्क, है ना, राइट इट्स सिग्निफिकेंट, क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये आपको बताना है, और इसके सिग्निफिकेंट भी बताना है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the process in which a new organism is formed by। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से, मतलब यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर। फिर क्या हो रहा है,
In this process the male gamete fuse with the female gamete, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, मतलब मिलता है, और क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। तो मेल गैमेट का नाम बच्चों स्पर्म होता है, ये ध्यान रखना, और फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम, ये भी ध्यान रखना। ओके, फिर जायगोट क्या करता है, द जायगोट डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, फिर जायगोट धीरे धीरे डेवलप हो गया कि न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, न्यू बेबी बन जाता है। सिग्निफिकेंट क्या क्या है इसके, इट प्रोड्यूस वेरिएशन अमोंग ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारे वेरिएशन आते हैं, और ये वेरिएशन क्या हेल्प करते हैं बच्चों नेक्स्ट जनरेशन में, ये आप है ना 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, 9th में तो नहीं आएगा खैर, लेकिन 10th में आएगा ये। नेक्स्ट है वेरिएशन हेल्प इन एडप्शन एंड सर्वाइवल। वेरिएशन से क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन को है ना एनवायरनमेंट को एडेप्ट करने में और सर्वाइवल करने में भी हेल्प मिलता है। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प इन द continuation of species from one generation to another generation। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि कोई भी प्रजाति है ना वो धरती पर बनी रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती रहती है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन करना ही बंद कर देंगे तो वो प्रजाति आगे कैसे बढ़ेगी, वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये थर्ड लाइन यही समझाना चाहती है। आई होप आप भी समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो देखो, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डैश इन इट, है ना, मतलब किसी का इफेक्ट है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब हीट अप टू ए हाई टेम्परेचर एंड ग्लो। ठीक है, तो कोई इफेक्ट है जिसकी वजह से जो बल्ब का फिलामेंट है काफ़ी गर्म होके ग्लो करता है, चमकता है, तो वो है इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, है ना। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। तो बच्चों साल्ट सॉल्यूशन में होकर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो सकता है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। नेक्स्ट देखो, डैश इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, कि कोई चीज़ है वो इंडस्ट्रीज के अंदर भर भर के यूज होता है। टू कोट मेटल ऑब्जेक्ट विथ अनदर मेटल, एक मेटल की दूसरे मेटल पे कोटिंग करने के लिए। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही वो मेथड है बच्चों जिसके थ्रू हम एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, या फिर एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखो, डिस्टिल्ड वाटर इज ए डैश बिकॉज इट फ्री ऑफ सॉल्ट। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर। तो बच्चों ध्यान देखना, डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी साल्ट नहीं होते, मतलब कोई भी आयन नहीं बनेंगे वहाँ पर। तो डिस्टिल्ड वाटर है ना एक इंसुलेटर होता है, मतलब वो अपने अंदर होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना, सेशन सी का। प्रूव थ्रू एन एक्सपेरिमेंट दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। ओके, तो ये यहाँ पर बच्चों एक डायग्राम भी मैंने ऐड किया, ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो देखो, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करके हमें बताना है। तो देखो, टेक ए मेटल स्केल, एक लोहे का स्केल ले लो, प्लेस वन एंड ऑफ इट ऑन द एज ऑफ द टेबल। तो इसका एक एंड तो क्या करो, टेबल के किनारे पे रख दो। ओके, होल्ड इट फ्रीमली एंड प्रेस द फ्री एंड डाउन एंड देन रिलीज इट। तो क्या करो, एक साइड से तो अपने हाथ से इसको काफ़ी टाइट पकड़ लो, और दूसरी साइड से क्या करो, इसको थोड़ा नीचे की साइड घुमाओ, और फिर एकदम से छोड़ दो, झटके से छोड़ दो। ठीक है, द फ्री एंड ऑफ द स्केल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ये जो स्केल का फ्री एंड है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, एंड प्रोड्यूस साउंड, और आपको आवाज़ भी आएगी। क्लियर। इफ़ वी स्टॉप द वाइब्रेशन बाय होल्डिंग इट टाइटली, और अब हम जब इस एंड को क्या करेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे जोर से, तो ये वाइब्रेशन भी बंद हो जाएगा। अब वाइब्रेशन बंद होगा तो आपका साउंड आना भी बंद हो जाएगा, द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। क्लियर। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया, अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करेगा तो ही साउंड आएगा, और वाइब्रेशन को हम रोक देंगे तो साउंड नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 21 पे, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो लाइटनिंग इज ए लार्ज स्पार्क एक्यूमुलेटेड बाय साउंड। तो लाइटनिंग क्या होता है, एक काफ़ी बड़ा स्पार्क होता है जो जिसमें कि काफ़ी सारा साउंड भी आपको आएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, देखो जब भी लाइटनिंग होगी मतलब बिजली वगैरह गिरेगी तो उसके साथ बहुत बड़ा स्पार्क चमक भी हमको दिखती है और बहुत ज़्यादा साउंड भी आता है। तो ये सही बात है ना, तो इसमें ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ ए पॉलीथीन बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज। जब एक प्लास्टिक की नली को एक थैली से रगड़ोगे तो दोनों पर चार्ज आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, सही बात है, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा।
ओके, ये भी सच्ची बात है, तो ट्रू हो जाएगा। लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज मतलब सेम टाइप के चार्ज। ओके, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? गलत बात है ना, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, हाई टावर्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग बाय लाइटनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन देम। ओके, तो लाइटनिंग टावर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, ये हमको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है क्या? तो ये भी गलत बात है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर उड़ रहे तो उनको पता रहे कि यहाँ पे टावर है। ये हमको लाइटनिंग से नहीं बचाता, लाइटनिंग से तो ये नीचे का टावर बचाता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अब। तो बच्चों, ये आपका सेशन सी का लास्ट क्वेश्चन है ना, देखते हैं इसे। राइट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है, प्लेन मिरर मतलब डेली आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो, कंघी वगैरह करके आते हो, वो एक प्लेन मिरर है। ओके, आप इसके आगे खड़े हो, तो अंदर आपका क्या है, एक इमेज बन रहा होगा प्लेन मिरर के अंदर। तो ये कह रहा है कि ये तो आप हो, तो आपको तो ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्लियर? और ये अंदर आपका इमेज बन रहा है, तो ये तो इसको तो इमेज ही बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है कि आपका जो ये इमेज बन रहा है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इसकी क्या क्या खासियत है। तो देखो, द इमेज फॉर्म्ड इज ए वर्चुअल। ठीक है, इमेज अंदर बन रहा है, आप इसको टच नहीं कर सकते, तो ये वर्चुअल हो गया। एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, और आपको इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है, द इमेज इज इरेक्ट, है ना, मतलब आपका जो भी इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा। ओके, एकदम आपकी तरह, अगर आप सीधे खड़े हो तो वो भी सीधा खड़ा होगा। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो साइज आपका है, इमेज का साइज भी वही होगा। ठीक है, आपका साइज मान लो 2 मीटर है, तो इमेज का साइज भी 2 मीटर ही होगा। नेक्स्ट देखो, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो नेक्स्ट ये है कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो आपका इमेज भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगा। क्लियर? तो बच्चों, इसी के साथ आपका देखो ये मॉडल पेपर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, क्लियर, और अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो बाय बाय, टेक केयर।